हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल विनर्स इंस्टीट्यूट। और आज जैसे कि आप लोग को थंबनेल में दिखाई दे ही रहा होगा कि हम लोग एसएससी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और यस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सिलेबस बता दूं एंड कांग्रेस जिसका वेट था आप लोगों को कि भैया हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है एसएससी का। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट एसएससी सीजीएल। ठीक है। सो आज के क्लास में गाइज हम लोग सबसे पहले देखेंगे हमारा सिलेबस। ठीक है, कि एसएससी में इंग्लिश क्या मांगती है। एज आपको पता ही होगा कि अगर इंग्लिश की और मैथ्स की बात करो तो वो सबसे रोल पार्ट होता है हमारा एसएससी का। और इसी चीज को अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए आज मैं आप लोगों का ये स्पेशल लेक्चर ले रही हूँ। एसएससी सीजीएल का जो इंग्लिश का पूरा सिलेबस है और एक पेपर हम लोग लास्ट ईयर का डिस्कस करने वाले हैं, प्री का। ठीक है, लेकिन हम लोग प्री का पेपर डिस्कस करेंगे क्योंकि मेंस में देखो 200 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो मैं अभी डिस्कस कर लूं, लेकिन यस हमारी अपकमिंग क्लासेस में हम वो भी चीज डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं गाइस। मैं ट्विंकल पुरसवानी आप लोगों के साथ पूरा टाइम लेंगे और जो भी आपकी दिक्कतें होंगी वो आप लोगों को पूछना भी नहीं पड़ेगा और मैं वो सब बता दूंगी। आपके जो जो मन में डाउट्स आएंगे वो सब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। सो होप गाइस कि आप लोग रेडी होंगे। सो शैल वी स्टार्ट द सेशन, है ना। सो अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल की तो आप लोग को जैसे पता ही होगा कि प्री का पेपर होता है इसका, फिर मेंस होता है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है, देन कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग है और कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं है। सो अगर अभी हम लोग सिर्फ प्री और मेंस की बात करते हैं, बिकॉज ये जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। प्री की बात करते हैं हम लोग तो प्री में आपसे सिलेबस तो मैं आगे डिस्कस करूंगी ही। प्री में आपके जो आता है वो 200 मार्क्स का पेपर होता है इन विच 100 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। ठीक है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन में यहाँ पे ब्लॉक होता है। 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं, 25 आपके मैथ्स के, 25 आपके जो है जीएस और जीके पूछा जाता है और 25 आपकी आती है इंग्लिश। बट एक क्वेश्चन आपका होता है 2 मार्क्स का। दैट्स वाई आपका जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, बट दे आर क्वेश्चंस 100, है ना। इसके बाद हम अगर प्री क्वालिफाई करते हैं तो हम प्री के बाद हम देते हैं मेंस, और मेंस में आपको आता है 200 मार्क्स का मैथ्स एंड 200 मार्क्स की इंग्लिश। इट मींस, कैन यू सी गाइस कि आपका जो वेटेज है, आपका जो यहाँ पे वेटेज हो जाता है किसका, इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश का अगर आप वेटेज देखोगे तो वेटेज आपका हो जाता है 250 मार्क्स का एंड इट्स लाइक अ ह्यूज मार्क्स टू कवर। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं 50 मार्क्स आपके आ जाते हैं प्री से और 200 मार्क्स का आपका होता है मेंस का पेपर, तो 250 मार्क्स की आपकी आती है इंग्लिश और 250 मार्क्स का आता है आपका मैथ्स। मतलब अगर मैं बोलूं कि इफ यू वांट टू क्वालिफाई एसएससी सीजीएल तो यू हैव टू मास्टर ऑन 2 सब्जेक्ट्स एंड व्हाट दे आर मैथ्स एंड इंग्लिश। आपको मैथ्स और इंग्लिश पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि यही सिलेक्शन दिलाता है। Yes, of course, if you want to clear the pre with good marks, तो आप लोगों को रीजनिंग और जीएस पे बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, बिकॉज जीएस में मार्क्स बहुत ज्यादा कट जाते हैं, तो आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा, बट ओनली फॉर द प्री एग्जाम, है ना, नॉट फॉर द मेंस। रीजनिंग काफी इजी आती है, अभी थोड़ा सा टफ कर दिया, लाइक नंबर सीरीज थोड़ी सी टफ आने लगी है, बट यू कैन कवर इट विद गुड प्रैक्टिस एंड ऑल। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ये लोग आप लोग अगर अच्छे से सिलेबस कवर करते हो तो आई डोंट थिंक सो कि यू विल फेस एनी प्रॉब्लम। बट अगर जीएस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा रट्टा तोता वाला काम आ जाता है। बट the most important topics are, that is maths and English. The most important I can say subject are maths and English. तो यहाँ पे आपको 250 मार्क्स में से प्री में, अगर मैं प्री में बोलूं तो यू हैव टू सिक्योर एटलीस्ट 40 प्लस, है ना। आपको काम करना है 40 प्लस मार्क्स के लिए। मैं नहीं बोलूंगी कि अरे यार इंग्लिश तो बहुत टफ पड़ती है, नहीं समझ में आती, भैया पल्ले नहीं पड़ती, ऊपर से जाती है तो 20-30 मार्क्स आ जाए, भगवान करे। नहीं, हमें इस पे काम नहीं करना है। वी वांट सिलेक्शन गाइस, है ना, वी वांट सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए यू हैव टू स्टडी हार्ड, और इसके लिए आपको इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा गाइज। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स अधिकतर लोगों का अच्छा होता है, अदरवाइज मैथ्स में इंटरेस्ट आ जाता है, पर द वीक पॉइंट इज इंग्लिश। कई लोगों की इंग्लिश जो है वो वीक पॉइंट होती है, और हमें उस वीक पॉइंट को ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट करना है। अदरवाइज जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है वो आपको बीट करके आगे चला जाएगा।
दैट्स वाई जिसकी भी इंग्लिश जो है थोड़ी सी काफी वीक है तो आप लोग जो है प्लीज उसे अच्छा करिए अगर आपको CGL निकालना है तो। अदरवाइज वी हैव मेनी ऑप्शंस जिसमें इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन मैं कहूंगी जो भी एक अच्छी और कह सकते हैं डिसेंट जॉब होती है उसमें इंग्लिश जरूर पूछी जाती है, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम सब कुछ कवर करेंगे। सो आज की क्लास में गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सिलेबस, क्योंकि कई लोगों को सिलेबस नहीं पता है। मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है प्री मेंस का, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में आपको ऐसे और लेटर राइटिंग पूछी जाती है, तो वो हम लोग देखेंगे किसी अदर क्लास में। देन लास्ट ईयर का एक पेपर मैं डिस्कस करने वाली हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि भैया प्री का पेपर आता कैसा है, किस लेवल की इंग्लिश आती है। और प्लीज गाइस बिलीव मी, अगर आप लोग एक बार ये प्रीवियस ईयर पेपर पूरा देख लेते हो देन आप समझ जाएंगे कि 40 प्लस दैट इज 40 प्लस मार्क्स लाना काफी इजी है इफ यू वर्क हार्ड फॉर इट, है ना। तो शैल वी स्टार्ट। बात करते हैं टायर 1 के सिलेबस की, ठीक है। टायर 1 टायर 2 मतलब वही प्री और मेंस। प्री को टायर 1 कहा जाता है, मेंस को टायर 2 कहा जाता है। तो मैं दोनों का ही सिलेबस आप लोगों से फटाफट डिस्कस कर लेती हूँ। विद इन 5 to 10 मिनट्स में हम लोग जो है सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखो, वोकैब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइक सेशन। फ्रेजेस एंड इडियम्स ये पूछे जाते हैं आपके प्री में 2 क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके अभी देखो 2017-18 की बात करूं तो फिक्स था 2 क्वेश्चन, लेकिन अभी जो है वो कंफर्मिटी नहीं रहती कि 2 पूछ रहा है 1 पूछ रहा है, ठीक है, कोई कंफर्मिटी नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये ऊपरी ऊपरी मान के चलते हैं कि वी विल बी आस्क्ड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोर्शन, फ्रेजेस एंड इडियम्स। फ्रेजेस क्या होते हैं गाइस? कोई भी कहावत, मुहावरे, वाक्यांश पूछे जाते हैं। लाइक जैसे एक फ्रेज पूछी जाती है एट अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है, एट अ स्टोन्स थ्रो। ये कई बार अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको इस पे मैंने कई बार बताया है कि भाई मैं जो है जितनी भी वोकैब पढ़ाती हूँ थोड़ा सा मस्ती मजाक एंड नॉर्मली पढ़ा लेती हूँ कि ताकि याद रह जाए। अब एक कहावत पूछी जाती है, एक फ्रेज पूछा जाता है एट अ स्टोन्स थ्रो। इसके 4 ऑप्शन आते हैं, नियर, फार, स्टोन इज थ्रो। अब मुझे बताओ, आपने एक कहावत सुनी होगी कि भैया ऊंची दुकान फीके पकवान, सुनिए। अब मुझे बताओ क्या इसमें दुकान का रोल पार्ट है कि भैया ऊंची दुकान है फीके पकवान है? नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस कहावत में एक हिडन मीनिंग क्या निकलता है कि जितनी बड़ी बात करते हैं उतनी बड़ी बात निकलती नहीं है। भैया मैं ऊंचा ऊंचा फाक रही हूँ लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा, तो हम बोलते हैं यार ऊंची दुकान फीके पकवान टाइप वाला खेल। तो ऐसे ही स्टोन फेंका नहीं गया, स्टोन ऐसा नहीं कि भैया स्टोन्स थ्रो मतलब स्टोन या पत्थर आपने फेंका, नहीं। अब इसे नॉर्मली याद रखो, मैं अपने आप को बड़ी कमजोर इंसान मानती हूँ। मैं जब भी स्टोन फेंकती हूँ, पत्थर फेंकती हूँ तो ज्यादा दूर नहीं जाता है, पास में ही गिरता है। तो इस फ्रेज का मतलब क्या हो जाता है? नियर। तो आपसे कुछ ऐसी फ्रेजेस पूछी जाती है, एट वंस विथ्स एंड्स, ऐसे करके आपसे फ्रेज, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, तितर बितर हो जाना, तो ये ऐसी कुछ टाइप की फ्रेजेस पूछी जाती है, ठीक है। तो ये वोकैब का पार्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके आते हैं 1 वर्ड से। 1 वर्ड मतलब एक शब्द में आंसर दीजिए। जैसे बचपन से आप लोग सुनते आ रहे, जो भगवान में विश्वास करता हो उसे क्या बोलते हैं? आस्तिक। जो भगवान पर विश्वास ना करता हो दैट पर्सन इज कॉल्ड नास्तिक, है ना। बस इसी को आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए कि वन हु बिलीव्स इन गॉड दैट पर्सन इज थीस्ट एंड वन हु डजंट बिलीव इन गॉड दैट पर्सन कॉल्ड अथीस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं आपको 4 1 वर्ड के, ठीक है। देन आता है सेंटेंस करेक्शन। गाइस सेंटेंस करेक्शन कैसे आता है यहाँ पे कि मान लो एक सेंटेंस, हम लोग आगे देखेंगे इसके जैसे भी क्वेश्चन प्री में पूछे गए हैं। सेंटेंस करेक्शन इज लाइक कि आपको एक सेंटेंस दे दिया और उस पे अंडरलाइन कर दी कि भैया इतने पार्ट को हाउ कैन यू करेक्ट इट, है ना। इतना पार्ट सही है या इसे करेक्ट करने की जरूरत है, तो यू हैव टू करेक्ट द सेंटेंस व्हिच इज गिवन इन अंडरलाइन मैनर और व्हाट। सो बोल्ड में दे देंगे या अंडरलाइन दे देंगे, ठीक है। एरर स्पॉटिंग, अगर आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख चुके होंगे आर्टिकल के, नाउन, मैंने बहुत कुछ कवर किया है, यू कैन वॉच देम, है ना। तो उसमें मैं हमेशा आप लोगों से एरर पूछती रहती थी कि भैया एक सेंटेंस आपको दे दिया, स्प्लिट इनटू 4 और 5 पार्ट्स, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन विच पार्ट देयर इज एनी एरर। इफ देयर इज नो एरर देन योर ऑप्शन विल बी डी और ई, दैट इज नो एरर, है ना। नेक्स्ट आते हैं गाइस, तो 1 या 2 फिलर्स आपसे पूछे जाते हैं। फिलर्स इट मींस फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूं ना गाइस, तो फिल इन द ब्लैंक्स जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली पूछे जाएं। कई बार आपको क्लोज टेस्ट तो पूछते ही हैं, तो उसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स यूज कर लिए जाते हैं।
तो जरूरी नहीं है कि स्पेशली अलग से फिल इन द ब्लैंक्स पूछें, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स इज द पार्ट ऑफ आवर पोर्शन, आवर सिलेबस, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लाइक प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था। स्पेलिंग्स करेक्शन गाइस 4 ऑप्शन आते हैं आपको और 4 वर्ड्स आते हैं। 4 वर्ड्स में से आइदर पूछा जाता है कि विच वन इज द करेक्ट स्पेलिंग और विच वन इज द मिस स्पेल्ड वर्ड। आइदर चारों में से कोई एक स्पेलिंग सही होगी या चारों में से कोई एक गलत होगी, तो वो कुछ भी पूछ ले सकते हैं, आइदर करेक्ट स्पेल्ड वर्ड और मिस स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो ये भी हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इज इट क्लियर गाइज? यहाँ तक सभी को समझ में आया? ये हम लोग टायर 1 का सिलेबस देख रहे हैं ना। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एज यू नो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से पैसेज आ जाता है या क्लोज टेस्ट, पैसेज की बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो जरूरी नहीं है गाइस 5 मार्क्स का आइदर आपको एक पैसेज आता है या आपको क्लोज टेस्ट आता है। जैसे पिछली बार जो है क्लोज टेस्ट पूछा गया था। अब आप सोचेंगे कि मैम क्लोज टेस्ट क्या होता है, तो बस इसे हम आगे ही देखने वाले हैं, सो डोंट वरी, ये मैं आपको बताती हूँ कि क्लोज टेस्ट क्या होता है। तो यहां से कोई एक पोर्शन पूछा जाता है इन योर प्री एग्जाम, आइदर देयर इज अ क्लोज टेस्ट और देयर इज अ पैसेज। ठीक है, 5 मार्क्स का। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं गाइस। सिनोनिम्स मतलब होते हैं पर्यायवाची, एंटोनिम्स मतलब होते हैं विलोम शब्द। तो यू विल बी गिवन अ वर्ड जिसका आपको आइदर सिनोनिम बताना है, एंटोनिम। 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन सिनोनिम का आता है, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो एंटोनिम से बनते हैं। ठीक है, एक्टिव पेसिव गाइस, अगर पहले की बात करें तो जरूरी नहीं था कि एक्टिव पेसिव पूछा जाए, लेकिन अभी के सिलेबस में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपका एक्टिव या पेसिव का पूछा जाता है। यू हैव टू कन्वर्ट आइदर इन एक्टिव वॉइस और आइदर यू हैव टू कन्वर्ट इन पेसिव वॉइस। ठीक है, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, 2 क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट से। सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और वो आगे पीछे शफल करके दे दिया जाएगा, तो आपको उसे सही करना है, आपको एक मीनिंगफुल उस पूरे सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, कि पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा फिर, अब मैं मान लो मैंने आपको 4 लाइन की एक स्टोरी सुना दी लेकिन आगे पीछे सुनाई, तो आपको उस स्टोरी को सही सीक्वेंस में जमाना है, दैट्स कॉल्ड द सेंटेंस रीअरेंजमेंट। फिर वापस वही 2 क्वेश्चन आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आते हैं कि हाउ कैन यू इंप्रूव द सेंटेंस। तो यहां से 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं किससे? सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। एज आई सेड अर्लियर कि या तो आपको 5 मार्क्स का एक पैसेज आता है या तो आपको एक क्लोज टेस्ट आता है। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ गाइस प्री, दैट इज टायर 1। ये आपका टायर 1 का सिलेबस था। ठीक है, टायर 1 में अगर मैं आपसे बात करूं तो कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो यू विल बी आस्क्ड 25 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का होता है। दैट्स वाई हमारा जो यहाँ से मार्क्स कवर होते हैं दैट इज 50 मार्क्स एंड वी वांट टू सिक्योर 40+। ठीक है, 40+ तो मैं अभी बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग रेट में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए गाइस कि मुझे एनी हाउ 45+ तो मार्क्स लाने ही हैं, एनी हाउ 45+ मार्क्स लाने। इफ यू वांट टू सिक्योर अ गुड रैंक, एक अच्छी रैंक अगर आपको लानी है तो यू हैव टू वर्क ऑन इट, 45+ मार्क्स। ठीक है, और ये हम बिल्कुल देखेंगे आगे, आप लोग मुझसे जुड़े रहोगे तो बिल्कुल ये सब पॉसिबल है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस एसएससी सीजीएल टायर 2 के सिलेबस पे। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ टायर 2 मेंस का। तो एज यू नो कि मेंस का एग्जाम जो होता है वो 2 घंटे का अलग से मैथ्स का होता है, 2 घंटे का इंग्लिश का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 घंटे में आपसे पूछे जाते हैं 200 सवाल, दैट इज 200 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है ना। तो ऐसे अपने 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के और 2 घंटे आपको यहाँ पे 2 आवर्स दिए जाते हैं टू सॉल्व दिस पेपर। सबसे पहले यहाँ पे भी स्पॉट द एरर पूछी जाती है, वही एरर ढूंढना ABCD, इफ देयर इज नो एरर तो आपका ऑप्शन नो एरर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा बहुत उल्टा भी करने लगे, पूछने लगे कि किस पार्ट में एरर नहीं है तो वो भी पूछ सकते हैं। ऐसे आपके समहाउ 20 क्वेश्चन आते हैं स्पॉट द एरर से। यस ऑफ कोर्स 20 क्वेश्चन गाइज। अब यहाँ पे हमारी नंबरिंग बढ़ती जाएगी। प्री में 2 क्वेश्चन आते हैं बिकॉज देयर आर ओनली 25 क्वेश्चन है ना, लेकिन अब सामने वाले के पास पूछने के लिए बहुत कुछ है बिकॉज उनके पास 200 क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन आते हैं आपके एरर के। फिलर्स की कोई गारंटी नहीं होती है, फिलर्स 5 भी आ जाते हैं 10 भी आ जाते हैं एज पर देयर मूड कि उनको कितने क्वेश्चंस डालने हैं।
सिनोनिम्स पूछे जाते हैं 5, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं 5, मतलब पर्यायवाची पूछे जाते हैं 5, विलोम शब्द पूछे जाते हैं 5, स्पेलिंग डिटेक्टिंग भी, मतलब यही कि करेक्ट स्पेलिंग है या रॉन्ग स्पेलिंग है, मिस स्पेल्ड है। ये क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं होती कि 2 पूछ रहा है या 5, बट हम लोग 5 सोच के चलते हैं, ठीक है। इडियम फ्रेजेस पूछे जाते हैं आपसे 5, मतलब मुहावरे एवं कहावत, ठीक है। वन वर्ड पूछे जाते हैं आपसे 5, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी आई कैन से कि नंबर बढ़ जाते हैं, प्री में आते हैं 2, मेंस में आते हैं 5। मींस यू कैन सी कि वोकैब प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल हियर गाइस, यू हैव टू वर्क ऑन इट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन, है ना। आप प्रिपरेशन चालू करो तभी से आपको वोकैब पे ध्यान देना पड़ेगा। कहाँ से पढ़नी है, कैसी पढ़नी है, हम आगे के जितने भी सेशंस होंगे मैं उसमें आपको सब बताऊंगी कि कैसे क्या पढ़ना है। डोंट वरी, बोरिंग तो नहीं हो रहा ना, क्लियर, सब ऐसे सब दिमाग में जा रहा है ना। चलो अगला आते हैं हम लोग, क्योंकि भाई मेंस का सिलेबस है और टायर 2 का सिलेबस है तो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। देखो है सब वही, प्री में भी वही है, मेंस में भी वही है, सिर्फ यहाँ पे नंबर बढ़ गए। प्री में 2 एरर आएगी तो मेंस में 20 एरर आएगी, दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा बहुत लेवल ऑफ कोर्स बढ़ जाता है ना। अब जैसे 20 एरर आ रही है तो 12 या 15 हलवा एरर आएंगी, मतलब जैसे लाइक यू टेस्ट द हलवा, है ना, वैसे ही वाली, लेकिन कुछ एरर तगड़ी आएंगी, अच्छी आएंगी। तो हमें दोनों पे काम करना है, हलवा पे भी और तगड़े क्वेश्चंस पे भी। चलो बात करते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। वही मैंने बोला कि हाउ कैन यू इंप्रूव द सेंटेंस, वो आपके 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, काफी इजी रहते हैं, मतलब यू कैन कवर 15 प्लस, तो यहाँ से आप आराम से ला सकते हो। बाकी 3-4 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे खासे होते हैं, तो उस पर काम करना होगा। एक्टिव पैसिव गाइस, वॉइस तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट दैट इज नरेशन। तो वॉइस और नरेशन से गाइस मिला के आपके सवाल बनते हैं। वॉइस से 20-22 बनते हैं, नरेशन से 20-22, मतलब क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, लेकिन 20 तो आने ही हैं फ्रॉम पर सेक्शन। यहां से 20 हम मिनिमम मान के चलते हैं, यहां से 20 हम मिनिमम, तो 40 मार्क्स ये कवर करते हैं। और एकदम मैं कह सकती हूँ लोकल भाषा में हलवा चीज है ये, 40 मार्क्स लाना एकदम हलवा चीज है। क्यों हलवा चीज है? क्योंकि भैया यहाँ पे सिर्फ आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि हाउ कैन वी कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव और पैसिव इनटू एक्टिव। अगर वो है तो आप प्लीज यहाँ पे ये करना कि अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमारे 40 के 40 ही सही होने चाहिए, यहाँ पे हमारा एक भी नंबर नहीं जाना चाहिए। जो पोर्शन इजी होगा इस वहां से हमें नंबर छोड़ना ही नहीं है, हमें वहां से नंबर लेना ही है, ठीक है। बड़े आगे कई बार 40 to 45 ये रेंज होती है इसके क्वेश्चन की। अब समझ रहे हो आप 200 में से 40 से 45 क्वेश्चन तो हमारे एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, मींस वॉइस और नरेशन से ही कवर हो जाते हैं। और ये मार्क्स तो हमें लाने ही एनी हाउ। अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 मार्क्स चाहिए, 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, 45 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें 45 मार्क्स एनी हाउ चाहिए, ठीक है। बड़े आगे, मैं ये ऐसा इसीलिए ज्यादा फोर्स करके बोल रही हूँ क्योंकि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। हमें सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए भैया, हमें रैंक चाहिए, है ना। हमें नीचे की पोस्ट नहीं चाहिए, हमें ऊपर की पोस्ट चाहिए। वी डोंट वांट टैक्स असिस्टेंट, वी वांट टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, है ना। तो इसके लिए काम करना है हमें। नेक्स्ट आते हैं शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट। वही मैंने बोला आइदर शफलिंग ऑफ सेंटेंस पैसेज में आ जाएगा। शफलिंग मतलब होता है कि आगे पीछे दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू अरेंज इट प्रॉपरली इन अ सीक्वेंस मैनर, है ना, इन अ सीक्वेंशियल मैनर टाइप वाला, कि भैया एक स्टोरी आपको दे दी है तो उसको आपको सही जमाना है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लोज पैसेज मींस वही क्लोज टेस्ट जो हमने प्रीवियस में बात की थी, और कॉम्प्रिहेंशन दैट इज पैसेज। तो यहां से क्लोज टेस्ट आपसे कम से कम 3 से 4 पूछे जाते हैं और 4 से 5 आपके आते हैं पैसेजेस, ठीक है। आप सोच रहे हो 3 से 4 क्लोज टेस्ट और 4 से 5 पैसेज तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। देखो 2-3 पैसेज इजी होंगे लेकिन 1-2 पैसेजेस टफ होंगे, 1-2 क्लोज टेस्ट इजी होंगे, 1-2 क्लोज टेस्ट थोड़े से टफ होंगे, ठीक है। और ये गाइस तभी पॉसिबल है जब आपकी रीडिंग अच्छी होगी, आपकी रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। मीन्स यू कैन इजिली रीड और यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द पैसेज जो वो बोल रहा है। आपको उसकी समरी निकालते आनी चाहिए,
आप क्लोज टेस्ट तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको वो रीडिंग प्रॉपर होगी, जल्दी फास्ट रीडिंग होगी, और आपको वो पैसेज जो क्लोज टेस्ट की स्टोरी समझ में आ रही होगी। अदरवाइज यू कांट डू दिस पोर्शन, है ना। आप ये वाला पोर्शन करने में आपको काफी दिक्कत होगी। तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है हम इस सब बातों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये था गाइज आपका मेंस का सिलेबस, ये आपका था प्री का सिलेबस, ठीक है। टायर 1 का सिलेबस था, सेम ही सिलेबस है, कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं और कुछ भी नहीं है। तो सिलेबस तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज योर ट्विंकल मैम इज हियर, आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको वहां पे रिप्लाई दे दूंगी। इफ सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, अगर आप देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट सब्सक्राइब देम फर्स्ट, है ना। और कमेंट करके बता दीजिएगा कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है। चालू करें हमारा पेपर डिस्कशन। देख लेते हैं कि लास्ट ईयर जो हमारा पेपर हुआ था उसमें क्या सवाल पूछे गए थे। तो मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन डाले हैं, ताकि अच्छा जितने भी हमारे कवर हो जाते हैं हम लोग सारे ही कवर करने की आज कोशिश करेंगे। मेंस का पेपर मैं डिस्कस किसी दूसरी क्लास में करूंगी, जब भी मैं आपसे रूबरू होंगी। तो लेकिन क्योंकि वो 200 क्वेश्चन आते हैं गाइस, इन 200 क्वेश्चन पूरे एक टाइम पे डिस्कस करना इट्स नॉट पॉसिबल। ये हम लेंगे किसी दिन लाइव क्लास और फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम प्रीवियस ईयर का एक प्री का पेपर ले रहे हैं, टायर 1 का पेपर ले रहे हैं, और यहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या पूछा जाता है। और पूरे कोर्स अगर आपको यहाँ से लेना है तो इस सबकी इंक्वायरी मैं आपको दूंगी कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको वोकैब कहाँ से पढ़नी है, आपको ग्रामर कहाँ से पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, एवरीथिंग सब कुछ मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सो टिल द एंड, मतलब वो कहते हैं ना वॉच टिल एंड, बस वही देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको सारे आपके सवालों के आंसर मिलेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइज हम लोग। तो अभी आप लोगों से कुछ नहीं बनेगा, लेकिन या आपने थोड़ा बहुत तैयारी की होगी, पढ़ा होगा, तो होप आप लोगों से बन जाए। बट जितने भी लोग फ्रेशर्स हैं जो अभी अभी सिर्फ समुंदर में कूदे हैं, तो वेलकम टू द समुंदर गाइस। पैसेज, यस, अब यहाँ पैसेज का सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखो आपका जो बोला गया है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको इनडायरेक्ट चेंज करना है, मतलब डायरेक्ट का सेंटेंस दिया हुआ है, यू हैव टू चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। क्या है, रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द डिश, दीपा's मदर सेड टू हर। दीपा की मम्मी ने उससे कहा कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ो और बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द डिश, डिश बनाने से पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यस, जब भी आपके वर्ब से स्टार्टिंग होती है, जब भी वर्ब से स्टार्टिंग होती है, तो हम यहाँ पे नरेशन जब भी आप मेरी क्लास लेंगे और हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि टू से कनेक्ट किया जाता है। दैट इज दीपा's मदर सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है गाइज, और अगर टोल्ड में बदला जाता है तो टू नहीं लगता, मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। टोल्ड आ गया, टू आ गया, रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू हैड। अब यहाँ पे यू हैव टू चेक कि भैया यहाँ का टेंस कौन सा है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट कभी भी परफेक्ट में चेंज नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गया। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते आना चाहिए, ठीक है। सैड का सैड नहीं होता गाइस, टोल्ड हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी गया। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, दीपा's मदर सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में, हर का हर, एक कनेक्टर यूज किया जाता है क्या, टू, फिर रीड द इंस्ट्रक्शन, दैट इज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो ये जब हम नरेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि नरेशन मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट चेंजेस करने के क्या नियम होते हैं, ठीक है। चलो आगे अगर हम देखें तो अब आपसे पूछा गया है एरर वाला पोर्शन, ठीक है। आपको एक सेंटेंस दे दिया है और उसे तोड़ दिया है अलग अलग पार्ट्स में, और आपसे पूछी गई है कि इन विच पार्ट देयर इज एरर, और अगर कोई एरर नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया उन्होंने नो एरर का, इट मींस देयर इज एन एरर। पता है ये सबसे अच्छा होता है, ऐसा दे देते हैं ना
तो इससे हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि भाई साहब कोई तो एरर है, वरना जब आप लोगों को ऐसा डी ऑप्शन आ जाए या ई ऑप्शन आ जाए दैट इज नो एरर, तो एरर फाइंड आउट करना है, नो एरर सोचना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। हम लोग नई गलती होते हुए गलती ढूंढ ही लेते हैं। तो ये वाला टाइप का क्वेश्चन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ताकि हमें समझ में आ जाए नहीं भैया इतने पार्ट में कहीं ना कहीं तो एरर है, मींस वी डोंट हैव एनी ऑप्शन ऑफ नो एरर, है ना। द दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडियस देन इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। मतलब जो मैसूर में दशहरा सेलिब्रेशन हुआ कब इस साल, वो सबसे शानदार था किसी भी स्टेट में जो हुआ हो, किसी भी स्टेट के अदर पार्ट में हुआ हो, ठीक है। अब भैया आप जो है मैसूर के दशहरा सेलिब्रेशन को कंपेयर कर रहे हो बाकी स्टेट से, तो जब भी आप एक जगह को दूसरी जगह या एक पर्सन को दूसरे पर्सन, एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और यहाँ पे जब भी देन लगा है मतलब आप कंपेयर कर रहे हो, और यहाँ पे डिग्री कौन सी होनी चाहिए, कंपैरेटिव, बट ईएसटी कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव। आपने सुना होगा गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। तो ये होते हैं एडजेक्टिव्स में डिग्री, ठीक है। तो हम ये डिग्री पोर्शन पढ़ेंगे। तो जब भी आप दो चीजों में कंपेयर करते हो तो यू हैव टू टेक कंपैरेटिव डिग्री। और ग्रैंड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है गाइस, ग्रैंडर, ठीक है। कई बार मोर ग्रैंडर भी यूज किया जाता है, लेकिन ग्रैंडर होती है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाती है, ग्रैंडेस्ट, ठीक है। तो आपको ई आर लगाना है, तो आपके इस पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर। मतलब यहाँ ग्रैंडेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, ग्रैंडर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये थी आपकी एरर एडजेक्टिव से। समझ में आया एरर कैसे पूछी जाती है। चलो नेक्स्ट आपका पूछा गया है ईडियम फ्रेज, ठीक है। ईडियम फ्रेज क्या पूछी गई है, वांट टू कर्ल अप एंड डाई, वांट टू कर्ल अप एंड डाई। अब यहाँ पे इस ईडियम का, इस वाक्यांश का या मुहावरे का क्या मतलब है। देखो कर्ल अप का मतलब क्या होता है, अगर आपको मीनिंग पता हो ना तो यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस वेरी इजीली। वांट टू कर्ल अप एंड डाई, कर्ल अप मतलब होता है, ऐसे अपन लोग होता है कि मान लो कि हम लोग सिकुड़ जाते हैं, है ना, हमारी बॉडी, हम लोग अपने आर्म शोल्डर्स ऐसे टाइट कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं कर्ल अप करना, सिकुड़ जाना, ठीक है। आप सिकुड़ गए और मर गए, ठीक है, सिकुड़ गए और मर गए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, टू टायर्ड फ्रॉम फिजिकल लेबर, बहुत ज्यादा थक गए भैया, बहुत काम हो गया आज, फिजिकल लेबर हो गया, नहीं, तो सिकुड़ कैसे जाएंगे, नहीं ना। वांट टू डाई कंफर्टेबली, आराम से मरना चाहते हैं, ये भी मतलब नहीं होगा। अनेबल टू स्लीप वेल भैया, कर्ल अप एंड डाई, चलो सिकुड़ तो गए तो अच्छे से सो नहीं पा रहे होगे, पर मर गए, तो यहाँ पे अनेबल टू स्लीप वेल ये भी नहीं होगा। फील टेरिबली अशेम्ड एंड सॉरी, सॉरी है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको अशेम्ड फील हो रहा है, मतलब शेम फील हो रहा है, सॉरी फील हो रहा है, आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे आप सिकुड़ गए एंड वी वांट कि हम मर जाएं। ऐसा कई बार होता है कि आपने कुछ ऐसा काम कर दिया हो जिससे आपको कपकपाहट ही होने लगती है, आपके आर्म्स, लेग्स सब एकदम सिकुड़ जाते हैं, तो हम कैसे फील करते हैं, हम अशेम्ड, हम गंदा फील करते हैं, हम सॉरी फील करते हैं, ठीक है। से मान लो कि मैंने कोई चोरी करी या किसी का मर्डर कर दिया एंड I feel to want curl up and die, means I am feeling terribly ashamed and sorry, मतलब your answer will be D, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। नेक्स्ट अगर आते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स से आपका एक क्वेश्चन आया था, एक नहीं आगे भी एक और क्वेश्चन है, आई गेस 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड देयर। द एडवांस्ड नेशन फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम, कि जो एडवांस नेशन है अभी का वो पॉपुलेशन प्रॉब्लम को फेस नहीं करता, since they were already settling down, क्योंकि वो पहले से ही सेटल डाउन कर चुके हैं, क्या, टू जीरो ग्रोथ डैश इन पॉपुलेशन, कि भैया जीरो ग्रोथ डैश होगी किसमें, पॉपुलेशन में। तो क्या बोलते हैं हम लोग, मुंह से ही निकालो, क्या निकलता है मुंह से, ग्रोथ रेट, क्या निकलती है, ग्रोथ रेट, कि ग्रोथ डिग्री कभी निकलती है, ग्रोथ स्केल निकलती है, ग्रोथ रेट निकलती है, ग्रोथ फ्रीक्वेंसी निकलती है मुंह से, कभी नहीं। तो आधे क्वेश्चन का जवाब तो आप तभी दे दोगे जब आपने इंग्लिश वगैरह बहुत ज्यादा अपने डेली लाइफ में आप यूज करते होगे, तो आप लोग या न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो आपको वहां पे ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट ये सुनाई देता होगा, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेट। तो ये आपके फिलर का क्वेश्चन था। समझ में आया कि फिलर्स कैसे पूछे जाते हैं। चलो गाइस, नेक्स्ट आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन कैसा आता है। यहाँ पे अंडरलाइन था, ठीक है, इतने पोर्शन पे अंडरलाइन था जो कि गायब हो चुका है। चलो देखो क्या क्वेश्चन आता है गाइस,
कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है उसमें जो अंडरलाइन पोर्शन है उसे आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। अगर ये इतनी जो अंडरलाइन वर्ड है ये करेक्ट है तो आपका आंसर होगा नो सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपको इसका कोई सब्स्टिट्यूट रखने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो इंप्रूवमेंट, है ना, नो इंप्रूवमेंट आ जाए या नो सब्स्टिट्यूशन आ जाए, पर ये कब, जब ये आंसर सही होगा, ठीक है, तब। अब अगर आपसे बोला जाए कि मैनी ऑफ द एप्पल्स वाज रॉटन, कि बहुत सारे एप्पल्स सड़ गए थे, ठीक है, बहुत सारे एप्पल्स क्या हो गए थे, सड़ गए थे, तो भैया आपको पता है कि मैनी का मतलब एक होता है, एक से अधिक, तो वी नो कि मैनी मतलब एक से अधिक, जैसे आई हैव मैनी पेन्स, आई हैव मैनी कार्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है, तो मैनी ऑफ द क्या है, एप्पल्स। जब आपका गाइस नाउन प्लूरल होता है या आपकी प्रोनाउन प्लूरल होती है तो इट विल टेक प्लूरल वर्ब, तो वो कैसी वर्ब लेती है, प्लूरल। और आपको पता है कि वॉस कैसी वर्ब है, सिंगुलर, तो वॉस की जगह क्या आना चाहिए था, वर। किस ऑप्शन में है, तो इज रॉटन नहीं होगा क्योंकि इज भी क्या है, सिंगुलर है, तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। वर रॉटन, यस ऑफ कोर्स, वॉस की जगह आप क्या बोलोगे, वर बोलोगे। एप्पल्स के साथ फिर से वॉस नहीं आ सकता, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। देखो जब भी वर्ब आपको पता करनी है ना कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है कौन सी वर्ब प्लूरल है, जैसे अगर मैं पूछूं कि इज सिंगुलर है, आर सिंगुलर है, ठीक है, वॉस सिंगुलर है या वर सिंगुलर है, कौन सी वर्ब सिंगुलर है इसमें से, ठीक है, हैज सिंगुलर है या हैव सिंगुलर है, डू सिंगुलर है या डज सिंगुलर है, बहुत ही ऐसे नॉर्मल सा सवाल है। देखो जब भी ऐसा लगे कि यार कौन सी सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है, ठीक है, तो इसके लास्ट में क्या है, एस मतलब सिंगुलर, वॉस के लास्ट में क्या है, एस मतलब सिंगुलर, हैज के लास्ट में क्या है, एस मतलब सिंगुलर, डस के लास्ट में क्या है, एस मतलब सिंगुलर। अब मान लो दो वर्ब है, कट है और कट्स है, तो कट लगाओगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, कट्स लगाओगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि कट्स में क्या है, एस है, ठीक है। ऐसे ही आ गया, अगर प्ले आ गया और प्लेज आ गया तो प्ले लगाओगे आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लेज लगाओगे आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, बिकॉज एस है, मतलब कैसा वर्ब है, ये सिंगुलर है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन था गाइस, पता है, मतलब जब ये क्वेश्चन मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो आई वाज थिंकिंग यार कैसा क्वेश्चन पूछ लिया ये इन्होंने। देखो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, आपको बताना है पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची आपको बताना है, किसका, यस आप करेक्ट पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ो, इसको एक बार, लोटा, ठीक है, यस इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज लोटा। लोटा मतलब जो हम लोग हिंदू लोग बोलते हैं लोटा, हम लोटे में पानी पीते हैं, है ना, तो लोटे में पानी पीते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि लोग जो है रात को लोटे में पानी भर के रखते हैं ब्रास के और फिर उसे सुबह पीते हैं। तो लोटा मीन्स यू कैन से वाटर कंटेनर, जिसमें हम वाटर कंटेन करते हैं, ठीक है, बेसिकली ऑफ ब्रास। तो वो कैसा होता है, छोटा होता है, ज्यादा कोई बड़ा तो नहीं होता है। तो लाइक अब यहाँ पे लॉट नहीं होगा, कोई बॉक्स को लोटा नहीं बोलते, किसी बैग को नहीं बोलते हैं, आंसर होगा बिट। बिट का मतलब होता है छोटा। तो यहाँ आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने थे, यहाँ पे कोई भी करेक्ट ऑप्शन, एकदम एक्यूरेट ऑप्शन नहीं था। यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस कि इसमें से कौन सा बेटर है। बेस्ट तो चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं था, ठीक है, लेकिन आपको बेटर चूज करना पड़ेगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बेटर है, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया, क्लियर है, बढ़े आगे। चलो आगे देखते हैं तो क्या पूछा गया। एक और एरर का मैंने कहा था, एज आई सेड बिफोर कि आपको 2 एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एरर हम लोग देख चुके हैं, दूसरी एरर देखते हैं। अच्छा पहली एरर आपको याद है हम लोगों ने किस चीज की देखी थी, किस चीज की देखी थी पहली एरर, याद है कि नहीं याद है। चलो नेक्स्ट हमारी आती है वर्ब से एरर। देखो पहली हमने देखी थी एडजेक्टिव से एरर, याद है, ग्रैंड, ग्रैंडर, ग्रैंडेस्ट, है ना, क्लियर है। अब एरर किसकी आई है देखते हैं। लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी। लैक का मतलब क्या होता है गाइस, लैक इट मींस कमी, ठीक है। तो बहुत सारे जो भैया रिक्वायर्ड मतलब जो जरूरी है रिक्वायर करना, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की कमी से क्या होता है, वो लीड अगेंस्ट मतलब वो हमें डाल देती है किसमें, सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी, कि हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारे मानव शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती है इफ वी हैव लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल्स। अगर हमारे अंदर विटामिन एंड मिनरल्स की कमी होगी तो बहुत सारी ह्यूमन बॉडीज में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, ठीक है। अब सेवरल एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद जो नाउन होती है वो प्लूरल होती है, मतलब ये तो करेक्ट है।
लैक ऑफ मतलब कमी, रिक्वायर्ड इतना पोर्शन भी करेक्ट है। देखो अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप देखो कि कौन से पोर्शन में आपको गलती लग रही है, तो ये तो सही लग रहा है, ठीक है, इतना भी सही लग रहा है। इन द ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर में, तो ये भी सही लग रहा है, ठीक है। लीड अगेंस्ट, अब यहाँ पे देखो आपका जो सब्जेक्ट है, जब मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि आपको यू हैव टू फाइंड आउट कि विच इज द मेन सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट अगर लंबा है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें मेन सब्जेक्ट कौन सा है। विटामिन्स देखोगे, मिनरल्स देखोगे तो आप सोचोगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए बिकॉज इट इज प्लूरल, अभी हमने बात की थी। लेकिन अगर यहाँ पे ये हमारा मेन सब्जेक्ट गाइज नहीं है, हमारा मेन सब्जेक्ट है लैक ऑफ, हमारा मेन सब्जेक्ट है लैक ऑफ मतलब कमी। तो अगर आपका मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देन सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब, और अभी मैंने कहा था सिंगुलर वर्ब के लिए आपको एस या ईएस दिखना चाहिए, मतलब लेट की जगह क्या होगा, लीड्स। क्या हो जाएगा, लीड्स, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, एस या ईएस फॉर्म, बिकॉज वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, डी। तो लीड की जगह क्या आएगा, लीड्स आएगा, ठीक है। आया कुछ समझ में। चलो नेक्स्ट देखिएगा, फिर से आपका पूछा गया है इंप्रूवमेंट वाला सेक्शन, ठीक है। मतलब 2 क्वेश्चन आपके आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे अभी किसके, एरर के, ठीक है। और एक हमने देखा था किसका, सिनोएंटो का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Although the children studied hard, but they could not understand the topic without the help of the teacher. अब बेटा जितना ये अंडरलाइन वाला पोर्शन है यू हैव टू रीड और ये पता करना है कि क्या ये करेक्ट है। अगर ये करेक्ट होगा तो आपका आंसर हो जाएगा कि भैया इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज select the most appropriate option to underline segment. If no substitution is required, select the. एक मिनट, इसके ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ हो गए गाइस, एक मिनट है ना, एक मिनट। इसके ऑप्शंस उन लोगों ने कैसे दिए हैं, आई गेस थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है। देखो फिर भी देखते हैं, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। अब जितना अंडरलाइन वाला पोर्शन है आपको ये पढ़ के देखना है कि ये सही है नहीं, तो ये हम पढ़ेंगे कनेक्टर्स, इट मींस कंजंक्शन टॉपिक में, कि बेटा आल्दो मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। यद्यपि चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड, कि बच्चे कड़ी या बच्चों ने कड़ी मेहनत की, फिर भी, ठीक है। आल्दो या दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि, और इसका पार्टनर बेटा होता है कॉमा ना कि बट, ठीक है, याद रखिए। जैसे इफ का पार्टनर होता है कॉमा, व्हेन का पार्टनर होता है कॉमा। तो ये हम लोग कंजंक्शंस में देखेंगे कि आल्दो का मतलब होता है यद्यपि, इस कॉमा का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। यद्यपि बच्चों ने कड़ी मेहनत की, फिर भी दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक, फिर भी वो टॉपिक नहीं समझ सके, विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर, बिना टीचर की मदद के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें सेंटेंस करेक्ट करना था, इट मींस हमें यहाँ से दे हटाना था। तो although the children studied hard, comma, but they could not understand the, तो यहाँ पे आपका आंसर आता कि इस पार्ट में एरर है, ये इन लोगों ने ऑप्शंस गलत दे दिए हैं। तो इसका आंसर जो ऑप्शन हमारा होगा वो क्या होगा कि although the children studied hard, comma, they could, सिर्फ, ठीक है। इतना आपका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, मतलब आप इस बट शब्द को हटा दोगे, बिकॉज कनेक्टर्स के अपने जो होते हैं वो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। जैसे एज सून एज का पार्टनर अलग होता है, अनटिल अनलेस का पार्टनर अलग होता है, इफ का पार्टनर अलग होता है, नो सूनर का पार्टनर अलग होता है, हार्डली स्कार्सली का पार्टनर अलग होता है। ये पूरा टॉपिक जो है वो किसका है, कंजंक्शंस का। तो जो आपके ग्रामर के बेसिकली 12 से 13 टॉपिक हैं, उनका ज्ञान होना अति आवश्यक है टू अंडरस्टैंड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना। एरर सॉल्व करने के लिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए, फिलर्स के लिए आपको ग्रामर की आवश्यकता है, ठीक है। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, वन वर्ड। यस, जैसे मैंने कहा था, वन हु बिलीव्स इन गॉड, दैट इज जो भगवान पे विश्वास करता हो, थीस्ट। वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ थीस्ट। वैसे ही पूछा है वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक। भैया आज के जमाने में बहुत बड़ी बात है कि ऐसा व्यक्ति जो कि अल्कोहलिक ड्रिंक कंज्यूम नहीं करता हो, पीता नहीं हो, है ना, शराबी ना हो। तो ऐसा व्यक्ति जो कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेता, कंज्यूम नहीं करता, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है।
तो एस्ट्रोलॉजर तो आपने सुना ही होगा, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, है ना, तो ये तो नहीं होगा। परफेक्शनिस्ट, जो परफेक्शन किसी भी काम में परफेक्ट हो उसे बोलते हैं परफेक्शनिस्ट, तो ये भी नहीं होगा। वेजिटेरियन, यू नो, हु कंज्यूम वेज फूड ओनली, मतलब जो सिर्फ वेज फूड कंज्यूम करते हैं उन्हें वेजिटेरियन कहा जाता है। टीटोटेलर, yes, teetotaler is the correct option. Teetotaler are the person who doesn't consume any alcoholic drinks, जो कोई भी शराब वराब की चीजें नहीं कंज्यूम करते, that's called teetotaler। इसका उल्टा कौन हो जाएगा, शराबी या टल्ली, ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, पर आजकल के जमाने में ऐसा बहुत कम है यार कि ये ऐसे व्यक्ति बचे हों। चलो फिर भी बढ़ते हैं। पोम्पस, देखो जब भी आपको वोकैब याद करनी हो ना तो थोड़ा सा अजीबो गरीब से याद करना ताकि वो आपके दिमाग में आ जाए। पोम्पस, ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या बताना है हमें, एंटोनिम। एंटोनिम मतलब क्या हो जाता है, हमारा विलोम शब्द, उल्टा बताना है। तो पोम्पस, जैसे मैंने पता है इसको कैसे याद रखवाती हूँ मैं बच्चों को, पौ पौ बजाना, है ना, पौ पौ बजाना होता है पोम्पस। तो यहाँ पे पोम्पस का मतलब क्या हो जाता है बेटा, तो यहाँ पे एकदम तड़क भड़क बहुत ज्यादा आप वाली चीज को बोलते हैं हम पोम्पस। जैसे पौ पौ बजा रहा है कोई व्यक्ति, इट मीन्स कि मैं अपनी तारीफ ही तारीफ कर रही हूँ, है ना, और लाइक ईगोइस्टिक पर्सन आई एम, कि भैया मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। और एक मुझसे उल्टा इंसान क्या होगा, जो बहुत ज्यादा शांत होगा, वो ज्यादा अपनी तारीफ नहीं करता होगा, तड़क भड़क वाला इंसान नहीं होगा, ठीक है, तो वो इंसान कैसा होगा, हम्बल होगा। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा हम्बल। हम्बल को ही हम क्या बोल सकते हैं, मॉडेस्ट। एक और बहुत प्यारा सा वर्ड होता है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब भी होता है कि जो बहुत विनम्र इंसान हो, जो बहुत हम्बल हो। सॉरी, पोम्पस का मतलब क्या होता है, बहुत तड़क भड़क वाला, जैसे लाइक कि मैं, वो अपनी अपनी तारीफ कर रहा है, अपनी अपनी बड़ाई कर रहा है, फ्लॉन्टिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लॉन्टिंग। फ्लॉन्टिंग का मतलब भी यही हो जाता है, क्या हो जाता है, घमंडी बोल सकते हैं, दिखावटी बोल सकते हैं, वीकेंड से, कि जो शो ऑफ करता हो, शोई हो, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बूस्टफुल हो, बूस्ट मतलब होता है शेखी मारना, है ना, बूस्टिंग करना, अपनी अपनी बड़ाई करना, दैट्स कॉल्ड बूस्टफुल। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे और ये उसका एंटोनिम हो जाएगा, दैट इज विलोम, हम्बल या मॉडेस्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, एक गुड न्यूज तो आप लोग को देना ही भूल गई, भैया न्यू ईयर आ रहा है, सो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और इसी के साथ विनर्स हमारे लिए आ रहा है बहुत सारे ऑफर्स, है ना, ऑफर 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 लाइक। तो आप लोग 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक सिर्फ 3 दिन के ही ऑफर चल रहे हैं, इन विच यू विल गेट 90% डिस्काउंट ऑन एवरी कोर्सेज वी हैव। तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आइदर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बैंकिंग फाउंडेशन सीजीएल का जो अपना कोर्स आने वाला है, इसके बारे में अभी आपको इंक्वायरी दे रही हूँ। संविदा का अगर आप लोग एमपी टाइप की तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोर्स वी हैव। इंग्लिश फाउंडेशन का कोर्स वी हैव, स्पोकन इंग्लिश, एमपीएसआई, पटवारी, कांस्टेबल, हाई कोर्ट, एमटीएस, सीएचएसएल, every course we have and you got an offer that कि आपको 90% डिस्काउंट मिल सकता है। सो प्लीज इस चांस का जो है फायदा उठाइएगा। और यस, देखो पॉसिबल नहीं है गाइस सब कुछ कवर करना, बट जितना मुझसे पॉसिबल होगा वी विल डू। बट अगर आपको पूरा टॉपिक वाइज पढ़ना है कि एरर कैसे सॉल्व करते हैं, फिलर्स कैसे सॉल्व करते हैं, क्लोज टेस्ट कैसे आते हैं, उसकी प्रैक्टिस, पैसेजेस एंड ऑल, तो वो सब हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। हमारा जो कोर्स है एसएससी सीजीएल का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है गाइज, ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है ना। ये पूरा हमारा ऑनलाइन कोर्स है इन विच हिंदी मीडियम बैच है। ये हिंदी मीडियम वी कैन से कि बायलिंगुअल चलती है। जैसे मेरी क्लास होगी तो वो पूरी बायलिंगुअल होगी, क्योंकि अब आप हिंदी मीडियम में मत सोचना कि इंग्लिश हिंदी में पढ़ाएंगे क्या, तो इट्स नॉट पॉसिबल। बायलिंगुअल जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ कि कुछ पोर्शन हिंदी में कुछ इंग्लिश में, है ना, तो ये बायलिंगुअल क्लास हमारी रहेगी बायलिंगुअल में। बट ये गाइज आप लोगों को लाइव क्लास नहीं रहेगी, दिस विल बी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। यू विल बी प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटीज कि आपको सारा प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट होगा, डाउनलोड वीडियो ऑप्शन है दैट यू कैन डाउनलोड द वीडियो विच एवर यू वांट, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोज लेक्चर्स होंगे, मतलब यू कांट अटेंड द लाइव लेक्चर्स, है ना, ये रिकॉर्डेड होंगे हमारे। मैथ्स, अच्छा सब्जेक्ट्स हम सारे कवर कर रहे हैं इसमें, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन लाइक पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। तो ये हमारा कोर्स है 1499 का, इट्स वैलिडिटी 12 मंथ, मतलब 1 साल का, 1 साल के लिए भैया टेंशन फ्री 1500 रुपए में,
1500 नहीं, 1500 में 1 रुपए कम, ठीक है। तो 12 मंथ मतलब 1 साल यार गाइज, 1 साल में तो आप ये पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से 2-3 बार पढ़ लोगे, है ना, आराम से 2-3 बार पढ़ लोगे। तो ये चीज याद रखिएगा कि लेकिन ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स वी विल प्रोवाइड हियर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन हमारे सिनोनिम पे। मतलब मैंने कहा था आपसे 2 एंटो पूछते हैं, 2 सिनो पूछते हैं, है ना। तो यहां से एक सिनोनिम हम ऑलरेडी देख चुके थे, एक सिनोनिम और पूछा गया है, यील्ड। यील्ड का मतलब क्या होता है गाइज, ये नाउन है, देखो उन्होंने एन मेंशन कर दिया है कि ये नाउन है, ठीक है। यील्ड का मतलब होता है कोई भी फसल को हम यील्ड बोलते हैं, उपज को हम यील्ड बोलते हैं। फसल के लिए आप बोल सकते हो हार्वेस्टिंग करते हैं हम लोग, हार्वेस्टर्स होते हैं जो फसल काटते हैं, तो हार्वेस्ट करना मतलब क्या, उपज करना, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, हार्वेस्ट। प्लांटेशन मतलब पौधे लगाना, ठीक है, तो प्लांटेशन नहीं होगा। गार्डन तो आपको पता ही है, जैसे गार्डन्स वगैरह होते हैं। गार्डनिंग मतलब क्या होता है, उसमें गार्डनिंग करना मतलब पेड़ पौधे लगाना इन ऑल दैट। ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड आप लोगों ने सुना होगा, बगीचे को बोलते हैं ऑर्चार्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्चार्ड, बगीचे को। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हार्वेस्ट मतलब होती है फसल या उपज, ठीक है। जैसे हम इसका कई बार आपको जो है क्रॉप भी दिख जाएगा, क्रॉप भी दिख जाएगा सिनोनिम, तो वो भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक और फिलर पूछा गया है। एक फिलर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मतलब वी हैव आस्क्ड 2 फिलर्स, हमसे 2 फिलर्स पूछे गए। द डोर डैश इन द स्ट्रॉन्ग विंड, कि जो डोर है वो डैश हुआ स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब क्या होता है भैया, तेज हवाएं। अब भैया तेज हवाएं चल रही होगी तो गेट ऐसे धम से बच गया होगा, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, एंड हियर योर वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है यहाँ पे, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। यहाँ पे आपको वोकैब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि स्लैप्ड क्या होता है, सिजल्ड क्या होता है, हुटेड क्या होता है, स्लैम्ड क्या होता है, ठीक है। स्लैप तो यहाँ पे होगा नहीं भैया, दरवाजा थप्पड़ तो नहीं मारेगा स्ट्रॉन्ग विंड में, ठीक है, तो ये थप्पड़ तो नहीं होगा। सिजल क्या क्या होता है, सिजलिंग साउंड होता है, सिजलिंग बोलते हैं। आपने सुना होगा सिजलिंग पिज्जा होता है, मतलब गरमा गरम, लाइक क्या होती है सिजलिंग आवाज, कौन सी होती है, जैसे मम्मी ने मान लो कि गरम तेल में कुछ डाला, ठीक है, तल रही है मम्मी, तो एकदम आवाज आती है टक 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 की। वो जो टक टक आवाज आती है गरम गरम तेल में हम कुछ तलते हैं, दैट साउंड इज कॉल्ड सिजल्ड साउंड। उस साउंड को क्या बोलते हैं, सिजलिंग साउंड। जब हम कुछ गरम तेल में हम कुछ बॉईल करते हैं, कुछ फ्राई करते हैं, सॉरी कुछ फ्राई करते हैं, दैट साउंड इज कॉल्ड सिजल्ड साउंड, ठीक है। हुटेड, हूटिंग तो सुनी होगी, हम लोग हूटिंग करते हैं, हो जोर जोर से चिल्लाना, दैट साउंड इज कॉल्ड हूट। क्या बोलते हैं उसे, हूट साउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला साउंड हो जाता है। स्लैम्ड, स्लैम का मतलब होता है कोई चीज एकदम फट से पड़ना, ठीक है, दरवाजे का फट से बंद होना। आप या तो बहुत क्विकली उसे बंद कर रहे हो डोर को, या तो खोल रहे हो, या हवा से हो रहा है वो, या जैसे मान लो कि ये कोई टेबल है उस पे मैंने बहुत वेरी क्विकली कोई सामान ऐसा पटका, ठीक है, एक पटका मींस बहुत जोर से कुछ चीज रखी, दैट वर्ड इज कॉल्ड स्लैम। तो यहाँ पे डोर क्या हुआ भैया, तेज हवा में एकदम से बंद हुआ, एकदम से खटका, दैट्स कॉल्ड स्लैम। क्या हो जाता है, स्लैम। तो यहाँ पे आपको वर्ड पता होने चाहिए कि हूट का मतलब क्या होता है। अच्छा, हूट का एक और मतलब होता है, जो हम कार का हॉर्न बजाते हैं, पी 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 पी, दैट इज आल्सो कॉल्ड हूट, क्योंकि वो भी उसमें भी नॉइज होता है, एंड वी कैन से मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, इज कॉल्ड हूट। आप लोगों ने बहुत ज्यादा वर्ड सुना होगा, हूटिंग करते हैं हम लोग। जैसे मान लो क्रिकेट चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, तो ओ इंडिया इंडिया इंडिया, दैट्स कॉल्ड हूटिंग, ठीक है। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़िए एक बार जल्दी से, अब थोड़ा सा फास्ट लेते हैं सेशन। क्या पूछा गया है, वन वर्ड, यस। तो वन वर्ड को अगर हम देखेंगे तो क्या पूछा गया है कि अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट। एक पर्सन, एक व्यक्ति जो कि ट्रेंड होता है कहाँ ट्रेवल करने को, स्पेस क्राफ्ट में, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करने को। तो कोरियोग्राफर तो होगा नहीं, क्योंकि कोरियोग्राफर कौन होता है, जो डांस सिखाता है, ठीक है, ये नहीं होगा। ये हो गया शॉफर, शॉफर, चौफर नहीं पढ़ते इसे, शॉफर पढ़ते हैं। शॉफर मतलब होता है जो कार ड्राइव करता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइवर हु कैन ड्राइव अ कार, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। एस्ट्रोनॉट, यस ऑफ कोर्स, एस्ट्रोनॉट वो पर्सन होता है जो स्पेस क्राफ्ट पे ट्रेवल करता है, दैट्स कॉल्ड एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। एंकर, एंकर तो जो होस्ट करता है प्रोग्राम, दैट पर्सन इज कॉल्ड एंकर, ठीक है।
एंकरिंग तो सुना होगा ना, स्कूल कॉलेजेस में हम लोग एंकरिंग वगैरह करते हैं, देखते हैं दैट पर्सन होस्ट द प्रोग्राम, जो पर्सन प्रोग्राम को होस्ट करता है दैट पर्सन इज कॉल्ड एंकर। ठीक है, चलो अब मैंने आपसे कहा था ना इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछ लेते हैं या करेक्ट स्पेलिंग। अब आप ध्यान से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पढ़िएगा कि क्या पूछा गया है, आइदर करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है और इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है। यहाँ पे पूछा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ऐसा वर्ड बताना है जो कि करेक्ट नहीं है, जिसकी स्पेलिंग सही नहीं है। देखो फ्रेंड, बहुत ही इजी वर्ड पूछे गए थे गाइज। दोस्त, दोस्त की स्पेलिंग क्या होती है? जब भी ऐसा हो ना तो एक बार हाथ चला के देख लो कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, नीस, नीस गाइस कुछ ऐसा लिखते हैं, तो नीस की स्पेलिंग इन लोगों ने गड़बड़ दी। नीस का मतलब क्या हो जाता है? भांजी, है ना, नीस बोलते हैं मेरी भांजी है। ठीक है, सैनिक, सैनिक मतलब होता है थोड़ा सा सनकी इंसान, सैनिक। ठीक है, सॉरी सिनिक है ना, साइनिक नहीं है, सिनिक है। सिनिक का मतलब हो जाता है सुंदर, क्या हो जाता है? सुंदर। साइनिक हो जाता है थोड़ा सा पागल, साइनिक, पर ये सिनिक है। सिनिक की स्पेलिंग सही है। फायरी, फायरी, फायर क्या होती है? आग, और आग क्या होती है? एकदम तेज लगती है, तो यहां से फायरी का मतलब होता है कोई उग्र व्यक्ति को फायरी बोलते हैं। अब आग कैसी? गरम गरम, और इंसान भी गरम गरम, है ना, तो अगर इंसान गरम होता है मतलब वो कैसा होता है? बहुत गुस्से वाला, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड फायरी। ठीक है, उग्र इंसान जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीस, कि नीस की जो स्पेलिंग है वो गलत है, और भांजी की स्पेलिंग क्या होती है? NIECE, नीस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यस गाइज, इससे बोलते हैं शफलिंग ऑफ सेंटेंस। ठीक है, मैं आपसे जो बोल रही थी ना कि शफलिंग ऑफ सेंटेंस क्या होता है, तो एक बार देख लीजिए। देखो एक स्टोरी दी है, मतलब आपके पास वी हैव 4 पॉइंट्स ABCD। अब इनको जो है गलत सीक्वेंस में रखा गया है, तो आपको सीक्वेंस बताने, देखो कई बार ABCD आ जाता है, कई बार PQRS आ जाता है, जो भी आपको ऑप्शन में दे दें। तो कई बार आपको क्वेश्चन आता है PQRS जमाने को, तो आपको जमानी है स्टोरी की कौन सा सीक्वेंस इसमें सही होगा, आइदर ABCD, CBAD, BDCA या DACB। इसे मैं जब भी अपनी क्लास में पढ़ाती हूं तो मैं सबसे यही बोलती हूं कि जस्ट गो विद द ऑप्शंस, ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए, तो ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मेंस में, यहाँ पे 2 आते हैं, मेंस में हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है। अब देखो कि क्या कौन सा सेंटेंस यहाँ पे अच्छा जम रहा है। देखो अगर A से स्टार्टिंग होती तो व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन, जब वो अपने टाउन पहुंचा, कौन पहुंचा भैया? कुछ बताया है क्या अभी? मतलब A से तो शुरुआत नहीं हो सकती। ठीक है, थोड़ा सोचो शुरुआत किस सेंटेंस से हो सकती है, तो व्हेन से तो नहीं हो सकती कि जब वो गांव पहुंचा या टाउन पहुंचा, तो भैया कौन पहुंचा इसके बारे में तो बताओ। C, डिसअपॉइंटेड ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ, खुद से डिसअपॉइंट हो गए, यहां से भी शुरुआत नहीं हो सकती सेंटेंस की, यहां से किसी स्टोरी की शुरुआत C से नहीं हो सकती, गड़बड़। चलो आगे, B से अ मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम, एक आदमी अपने घर से दूर गया, यहां से शुरुआत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बताया ये आदमी जिसकी ही की बात कर रहे हैं वो कौन है? एक आदमी है। एक आदमी वेंट अवे फ्रॉम हिज होम, एक आदमी अपने घर से दूर गया, B से शुरुआत हो सकती है। D पे आओ, उसके बाद डी जमाओ। वन डे ही रॉट अ लेटर टू हिज फैमिली, एक दिन उसने अपनी फैमिली को लेटर लिखा, बट कुड नॉट फाइंड एनीवन टू टेक द लेटर, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो लेटर ले जा सके, जम रहा है भैया। ठीक है, सी पे आओ। डिसअपॉइंटेड, फिर वो क्या हो गया भाई? वो हताश हो गया। ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ, मतलब उसने सोचा कि अब तो मैं खुद ही जाऊंगा, लेटर दे के आ जाऊंगा। ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ। ठीक है, ये भी जम रहा है। लास्ट में आओ, व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन, जब वो अपने गांव पहुंचा, टाउन पहुंचा, ही वेंट टू हिज हाउस एंड नॉक्ड एट द डोर, उसने अपने घर पहुंच के क्या किया? दरवाजा खटखटाया। तो ये स्टोरी पूरी जम रही है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक बार डी भी देख लीजिए। डी, वन डे ही रॉट अ लेटर, एक दिन उसने लेटर लिखा, पहले तो ये वाला ज्यादा जम रहा है ना, बी ज्यादा जम रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इट मीन्स ये स्टोरी पूरी क्या बन गई कि एक आदमी अपने घर से गया, दूर गया, फिर एक दिन उसने अपने फैमिली को लेटर लिखा, लेकिन कोई था नहीं व्यक्ति जो लेटर पहुंचा सके, तो वो व्यक्ति ने अब हताश होके क्या सोचा कि अब मैं खुद ही जाऊंगा भैया देने, है ना, अब खुद ही जाऊंगा। तो जैसे ही वो घर पहुंचा, तो घर पहुंच के जब वो अपने टाउन पहुंचा, तो अपने घर गया, अपने घर जाके उसने खट खट किया। आया सभी को समझ में? चलो बढ़े आगे।
अब एक एंटोनिम हम ऑलरेडी देख चुके थे, एक एंटोनिम और पूछा गया, दैट इज कॉल्ड वाइड स्प्रेड। वाइड मतलब होता है गहरा, वाइड है ना, बड़ा, स्प्रेड मतलब फैला हुआ। तो जो बड़े पैमाने पर हो, वाइड स्प्रेड हो, बड़े पैमाने पर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जनरल, सामान्य नहीं, लिमिटेड। यस ऑफ कोर्स, लिमिटेड वर्ड इज द मोस्ट एक्यूरेट हियर। जो बहुत सीमित हो, वाइड स्प्रेड मतलब बड़े पैमाने पे होना, है ना, और जो सीमित होना दैट्स कॉल्ड लिमिटेड। ओवरऑल नहीं होगा, फेमस नहीं होगा। चलो नेक्स्ट आइएगा, एक और इडियम फ्रेज, एक इडियम फ्रेज हम लोग देख चुके थे, कर्ल अप एंड डाई। याद है कर्ल अप एंड डाई का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा अशेम्ड और सॉरी फील करना, कर्ल अप एंड डाई। अब बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। देखो जब भी इडियम फ्रेज याद करो ना, तो थोड़ा सा पेचीदा तरीके से मत करना, उसे बहुत फनी वे में याद करिएगा, ठीक है। बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, लॉस, एट अ लॉस का मतलब होता है एकदम पजल्ड हो जाना, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, कुछ समझ में नहीं आना, परप्लेक्स्ड हो जाना। किसके लिए? वर्ड्स के लिए, बातों के लिए। मतलब तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि भैया क्या बोलना है ना, एकदम कोई इंसान ब्लैंक हो जाता है, तो क्या होगा? नॉट नो व्हाट टू से। यस ऑफ कोर्स दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको पता ही नहीं कि क्या बोलना है, नॉट नो व्हाट टू से। अब कई बार हम लोग सोचते हैं यार मैं ये बोल दूंगा, वो बोल दूंगा, सामने जाके भैया हम लोग एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा नॉट अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, ये नहीं होता। हैबिचुएटेड टू यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स, आप डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करने के हैबिचुएट हो, ये भी नहीं होगा। वरना लॉस में क्या होता है? एट अ लॉस का मतलब याद रखिएगा, एट अ लॉस का मतलब होता है पजल्ड, ठीक है, एकदम सरप्राइज्ड या पजल्ड हो जाना, कुछ समझ में नहीं आना। लॉस द अर्ज टू स्पीक, भैया आप अर्ज कर रहे हो, ठीक है, पर वो चीज आपकी लॉस्ट हो चुकी है, आप किसी से आग्रह नहीं कर पा रहे हो स्पीक करने के लिए, तो वो भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी नॉट नो व्हाट टू से। नेक्स्ट वर्ड देखोगे, इन यस, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको सेम बतानी है। इनकरेक्ट इसमें से कौन सी है? इंसोलेंस, इंसोलेंस, INSOLENC, इंसोलेंस। इंसोलेंस का मतलब क्या होता है गाइस? इंसोलेंस का मतलब होता है बदतमीजी, बदतमीजी को वी से इंसोलेंस, दैट इज वी कॉल डिसरिस्पेक्टफुलनेस, चीकीनेस भी वी कैन से चीकीनेस, डिसरिस्पेक्टफुलनेस। इसकी स्पेलिंग सही है। आइडलनेस, आइडल एक वर्ड होता है, ये आइडियल, ये आइडियल होता है, ये आइडल होता है। आइडल मतलब होता है खाली, ठीक है, आलसी वाला, इसको आइडल बोलते हैं। और ये आइडियल क्या होता है हमारा? हम आइडियल पर्सन बोलते हैं हमारा। तो आइडर आपको ये बनना है या ये बनना है, आइदर यू वांट टू बिकम एन आइडियल पर्सन, और आइडल एकदम खाली व्यक्ति बनना है, किसी का आदर्श बनना है, ठीक है। तो आइडलनेस मतलब होता है आलस्यमय, ठीक है, ये वर्ड भी सही है, ये वर्ड भी सही है। इनर्शिया, इनर्शिया, इनर्शिया की स्पेलिंग गलत है, इनर्शिया की स्पेलिंग ये होती है, आपने सुना होगा ना साइंस में जड़त्व का नियम पढ़ा होगा, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे कहा जाता है ना, न्यूटन्स लॉ दैट्स कॉल्ड। तो जड़त्व का नियम दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, की ये स्पेलिंग होती है जड़त्व, ठीक है। इंडोलेंस, इंडोलेंस, INDOLENC, इंडोलेंस इज द करेक्ट स्पेलिंग। इंडोलेंस का मतलब भी होता है आलस, आलस, लेजीनेस, वी कैन से लेथर्जी, वी कैन से, है ना, तो लेथर्जी, आलसी, इंडोलेंस की स्पेलिंग भी सही है, मतलब यहाँ इनर्शिया की स्पेलिंग क्या है? गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं, 19th वाले पे आ जाते हैं, और यहाँ पे पूछा गया है पेसिव वॉइस, ठीक है। अभी हमने एक नरेशन का क्वेश्चन देखा था, एक नरेशन पूछा गया, एक वॉइस पूछा गया, जरूरी नहीं है, कई बार दो दो भी पूछ सकते हैं, कई बार एक एक भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लोज ऑल द विंडोज, सारी खिड़कियां बंद कर दो, ठीक है। अब ये है गाइस इंपेरेटिव सेंटेंस, व्हेनेवर यू हैव टू चेंज द इंपेरेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो आपको शुरुआत करनी पड़ती है लेट से। अगर इफ यू हैव ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑल द विंडोज क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट, और इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका बनता है इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है। कहाँ दिख रहा है आपको ऐसा? देखो डी ऑप्शन में, देखो लेट, फिर ये ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ गया? बी, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज, तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइएगा, एक और शफलिंग ऑफ द सेंटेंस पूछा है कि एक स्टोरी है और यू हैव टू अरेंज इट, कि भैया क्या बनेगा। वापस से मैं कह रही हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो आप उसे अरेंज करिए, सॉरी ऑप्शन एलिमिनेट करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। ए से चालू करते हैं। एट लेंथ द ऑलिव ट्री ब्रांचेस ब्रोक विद द स्नो वेट एट वंस डी स्पॉइलिंग इट टू इट्स ब्यूटी। भैया एक टाइम पे भैया वो जो ऑलिव ट्री की ब्रांचेस थी वो टूट के किससे गिर गई? स्नो वेट से।
पर इसके पहले कुछ है क्या, शोअर ऑफ द, यस, ऑलिव ट्री रिडिक्यूल्ड। यहाँ से तो शुरुआत नहीं हो सकती, मतलब ए तो गड़बड़ है, ए से शुरुआत नहीं हो सकती, मतलब ए और सी ऑप्शन तो गया। अब डी ऑप्शन से हमारी शुरुआत हो सकती है, तो वी हैव नाउ 2 ऑप्शंस बी एंड डी, ठीक है। डी से चालू करते हैं। द ऑलिव ट्री रिडिक्यूल्ड द फिग ट्री। फिग ट्री मतलब होता है, ये भी एक ट्री है, ऑलिव ट्री भी आपने ऑलिव ऑयल सुना होगा, उसी का जो पेड़ होता है फिग ट्री, ठीक है। रिडिक्यूल का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है, रिडिक्यूल करना मतलब मजाक उड़ाना या हास्यपाद करना, ऐसे। तो जो रिडिक्यूल ट्री, ऑलिव ट्री है, वो मजाक उड़ाता था किसका, फिग ट्री का, क्योंकि भैया वाइल शी वॉज ग्रीन ऑल द ईयर, क्योंकि जब ऑलिव ट्री पूरे साल ग्रीन रहता है, वहीं पर द फिग ट्री चेंज इट्स लीव विद द सीजन। उसी के साथ जो फिग ट्री है ना, वो अपने पत्ते बदलता रहता है सीजन्स के साथ, जैसे ही सीजन बदला अपने पत्ते बदल दिए। डी तो जम रहा है, डी के बाद कौन जम रहा है, बी या ए, देखना पड़ेगा। तो अपन आते हैं बी पे। अ शोअर ऑफ स्नो फेल अपॉन देम। एक जो है स्नो का जो शोअर, मतलब शोअर मींस बहना, तो जब स्नो बहा, बर्फ बही, तो फेल अपॉन देम, उनके ऊपर गिरी। एंड फाइंडिंग द ऑलिव फुल ऑफ फॉलिएज। फॉलिएज का मतलब होता है पत्ते, कि भैया फाइंडिंग की ऑलिव ऑयल जो है वो उसके पूरे पत्ते गिर गए। इट सेटल डाउन इट्स ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस सेटल डाउन हो गई, तो ये बी भी जम रहा है, जम रहा है, ठीक है। एट लेंथ द ऑलिव ट्री ब्रांचेस ब्रोक डाउन। भैया पहले तो ये बताओ ना कि स्नो गिरा तभी उसकी ब्रांचेस टपकी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डी के बाद ए करते तो उसकी ब्रांचेस गिरी, कैसे गिरी पहले ये तो बताओ कि स्नो हुआ, तो यहाँ पे बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा, तो ये तो गड़बड़ हो गया। अब स्नो हुआ, उसकी ब्रांचेस जो है वो गिरी विद द स्नोज वेट, किसके वेट से, स्नो के वेट से। एट वंस डी स्पॉइलिंग इट ऑफ इट्स ब्यूटी एंड किलिंग द ट्री, जिसकी ब्यूटी उसने खराब कर दी और ट्री मर गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, फाइंडिंग द फिग ट्री लास्ट, कि हमने फिग ट्री को देखा विदाउट लीव्स, कि भैया उसकी भी पत्तियां नहीं बची क्योंकि पूरा स्नोफॉल हुआ। द स्नो फेल थ्रू द ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस, शाखाओं पे स्नो फेल हुआ। टू द ग्राउंड एंड डिड नॉट इंजर्ड। अब क्या हुआ, जब उसकी पत्तियां गिर गई तो जो पूरा स्नो फेल हुआ, थ्रो द ब्रांचेस हुआ, और वो डायरेक्ट स्नो ग्राउंड पे गिरा, जिससे कोई भी इंजर नहीं हुआ। मतलब यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी बी ए सी, डी बी ए सी। तो आपको यहाँ पे जस्ट यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस की विच ऑप्शन इज मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है। चलो अब गाइज ये है आपका क्लोज टेस्ट। अब 5 मिनट में हम लोग, थोड़ा सा सेशन हमारा ज्यादा नहीं हो जाए, 5 मिनट में हम क्लोज टेस्ट करते हैं, क्योंकि देखो आप लोग अगर पहले से पढ़े हुए हो तो आपको क्लोज टेस्ट समझ में जल्दी आ जाएगा। अदरवाइज इसकी प्रैक्टिस के लिए यू हैव टू लाइक प्रैक्टिस अप्रॉक्स 100 to 200 क्लोज टेस्ट। जब तक आप 100-200 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप इसमें मास्टरी नहीं पा सकते हो। तो जितने ज्यादा क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा अच्छा होगा, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। अब क्लोज टेस्ट क्या होता है पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। 5 क्वेश्चन मैंने कहा था, इधर पैसेज की आ जाए और क्लोज टेस्ट की आ जाए। पैसेज तो सभी को पता है कि एक पूरी स्टोरी है और 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, यू हैव टू फाइंड आउट विद इन द पैसेज कि आपका कौन सा आंसर होगा। क्लोज टेस्ट होता है कि एक स्टोरी दे दी, यहां से स्टोरी चालू है, यहां से स्टोरी हमारी चालू है। इस स्टोरी में आपको फिलर्स दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 4 5। आपको ये स्टोरी के फिलर्स कंप्लीट करने हैं, और फर्स्ट फिलर की जगह आपके पास यू हैव 4 ऑप्शन कि इनमें से क्या आएगा। इसे कहते हैं क्लोज टेस्ट। आपको क्लोजली टेस्ट करना है, मतलब इसके आसपास देखना है, क्लोज देखना है और टेस्ट करना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। तो आप पहले तो क्या करते हैं, इसे पूरी स्टोरी को पढ़ लो और समझो कि क्या बोलना चाह रहा है। क्या बोलना चाह रहा है, मैन मेड फाइबर इज फाइबर हुज केमिकल कंपोजिशन। जो मैन मेड फाइबर होता है वो ऐसा फाइबर होता है जिसका केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ढांचा, प्रॉपर्टीज आर सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड, जिन्हें जो है बहुत अच्छे से मॉडिफाई किया जाता है। अब आपको पता है एक होता है नेचुरल फाइबर, है ना, सिंथेटिक फाइबर, और एक होता है मैन मेड फाइबर जो मानव द्वारा निर्मित होता है, और एक नेचुरल फाइबर होता है। अब ये जो मैन मेड होता है इसे प्रॉपर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मॉडिफाई किया जाता है। मैन मेड फाइबर डैश स्पन एंड वूवन इनटू अ लार्ज डैश ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये जो मैन मेड फाइबर होता है उससे स्पन किया जाता है और वूवन किया जाता है। स्पन दैट इज स्पिन की सेकेंड फॉर्म है। स्पन का मतलब होता है, स्पिन का मतलब क्या होता है कि वूल, ऊन या कॉटन दैट इज कपास में से
थ्रेड बनाना, धागे बनाने को क्या बोलते हैं? स्पिन। और स्पिन की सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पन। तो ये इधर ये सेकंड या थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मांग रहा है क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना है। वूवन का मतलब क्या होता है? वूव। वूव की थर्ड फॉर्म होती है वूवन, मतलब बुनना, बुनते हैं हम लोग। तो मैनमेड फाइबर्स को क्या किया जाता है? बुना जाता है, थ्रेड बनाया जाता है, और इसका यूज किया जाता है भैया बहुत सारे कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये पैसिव वॉइस में बना है तो डायरेक्ट बी तो नहीं लगा सकते, ठीक है। विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर में तो चल नहीं रहा है तो यहाँ पे विल बी नहीं आएगा। इज या आर, अब हमें पता है कि भैया यहाँ पे क्या बोला गया है? मैन मेड फाइबर्स मतलब प्लूरल, और मैंने कहा था जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होती है, मतलब आर आएगा ना कि इज। तो क्या हो जाएगा? आर स्पन, कि भैया मैन मेड फाइबर्स को जो है वो उसमें से थ्रेड्स निकाले जाते हैं, बुना जाता है इनटू अ लार्ज। लार्ज क्या? अब लार्ज के बाद ऑप्शन क्या है हमारे पास? लार्ज फिगर ऑफ कंज्यूमर, लार्ज टोटल ऑफ कंज्यूमर, लार्ज एक्सेंट ऑफ कंज्यूमर, या लार्ज नंबर ऑफ। तो आपने सुना होगा लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, ह्यूज नंबर ऑफ। तो यहाँ पे लार्ज के साथ क्या आएगा? नंबर ऑफ कंज्यूमर, की बहुत एक बड़ी संख्या में कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ये इसके लिए बुना जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में होता है। और थर्ड ऑप्शन में क्या आ सकता है? अब थर्ड फिलर में क्या आ सकता है? गारमेंट्स सच एज शर्ट्स, स्कार्फ्स, होजरी, ठीक है। तो यहाँ पे और इसमें क्या क्या आ जाता है कि लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इंक्लूड शोइंग नहीं, काउंटिंग नहीं, रैपिंग रैप करते हैं नहीं, क्या क्या इंक्लूड होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट वी विल इंक्लूड इन दिस। तो इंक्लूडिंग क्या क्या हो जाता है? गारमेंट्स आ जाते हैं। जैसे कौन से गारमेंट्स आ जाते हैं भैया मैनमेड फाइबर में? शर्ट्स बनती हैं, स्कार्फ्स बनते हैं, होजरी के आइटम्स बनते हैं, होम फर्निशिंग्स बनते हैं। अब होम फर्निशिंग भी बनते हैं भैया, ये तो गारमेंट्स की बात हो गई। अब फोर्थ आते हैं कि होम फर्निशिंग्स, होम फर्निशिंग्स में क्या क्या आ जाते हैं? मोर एस नहीं, अभी हमने यहाँ पे देखो ऑप्शन में ये सच एस, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सच एस। तो होम फर्निशिंग मतलब घर डेकोरेट करने में या होम डेकोर्स में क्या क्या आ जाते हैं? तो होम डेकोर्स में आ जाता है अपहोल्स्ट्री। अपहोल्स्ट्री मतलब हो जाता है सारे फर्नीचर और डेकोर्स को कहते हैं अपहोल्स्ट्री। कारपेट्स आ जाते हैं, ड्रेप्स आ जाते हैं। ड्रेप्स का मतलब क्या होता है गाइस? ड्रेप्स मतलब पर्दे, कर्टन्स आप पूछते हैं, कर्टन्स या पर्दे, दैट इज कॉल्ड ड्रेप्स। तो यहाँ पे सच एज, यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है? सच एज। और थोड़ा सा अभी टीपोगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है सच एज, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? सच एज। मतलब क्लोजली आपको देखना पड़ेगा आगे पीछे कि आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, ठीक है। आगे बढ़े। अपहोल्जरी, कारपेट्स एंड ड्रेप्स एंड डैश पार्ट्स सच एज, और डैश पार्ट्स कैसे पार्ट? इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइज्ड। तो कौन से पार्ट्स यहाँ पे? तो देखो टायर कॉर्ड है, टायर कॉर्ड आपने देखा होगा जो टायर्स पे कोडिंग होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए, दैट्स कॉल्ड टायर कॉर्ड। फ्लेम प्रूफ लाइनिंग्स, कुछ फ्लेम प्रूफ लाइनिंग्स होती हैं, मतलब पेपर के ऊपर आपने वॉल्स वगैरह देखा होगा ना, तो ये जो वॉल्स होती हैं हमारी उस पे जो वॉलपेपर लगता है उसके अंदर पहले एक लाइनिंग्स लगती हैं, ठीक है। और ड्राइव बेल्ट्स, और जो हमारे ड्राइव बेल्ट्स आते हैं, तो ये सारे कैसे पार्ट्स हैं? इंडस्ट्रियल पार्ट्स हैं। कैसे पार्ट्स हैं हमारे? इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, इंडस्ट्रियल पार्ट्स हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन आता है, ठीक है। नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। एंड इंडस्ट्रियल इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल पार्ट्स कौन से? कि टायर कॉर्ड्स हो गए, फ्लेम प्रूफ लाइनिंग्स हो गई और ड्राइव बेल्ट्स हो गए। तो यहाँ पे पूरे के पूरे क्लोज टेस्ट का क्या मतलब निकल रहा है? इधर से देख लीजिएगा कि भैया मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, इज अ फाइबर जिसका केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई की जाती है। कब? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा। मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं, यहाँ पे क्या था? आर स्पन एंड वूवन, उन्हें जो है स्पन एंड वूवन किया जाता है इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में
जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, इंक्लूडिंग गारमेंट्स। गारमेंट्स में क्या आ जाता है, शर्ट्स आ जाती हैं, स्कार्फ्स आ जाते हैं, होजरी आ जाती है। होम फर्निशेस में क्या क्या आ जाता है, सच एज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सच एज अपहोल्स्ट्री आ जाते हैं, कारपेट्स आ जाते हैं, पर्दे आ जाते हैं, ड्रेप्स आ जाते हैं, और इंडस्ट्रियल पार्ट्स आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल पार्ट्स जैसे टायर कॉर्ड आ जाते हैं, फ्लेम प्रूफ लाइनिंग्स आ जाती हैं, और ड्राइव बेल्ट्स। तो दीज आर द फिलर्स इन क्लोज टेस्ट, मतलब ये आपके फिलर्स हो जाते हैं क्लोज टेस्ट में। तो गाइस क्लोज टेस्ट समझ में आ गया। क्लोज टेस्ट का मतलब कुछ नहीं होता कि आपको एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया है, यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स। आपको जो बीच बीच में ब्लैंक्स दिए हैं उसे आप फिल करना पड़ेगा। दिस इज द क्लोज टेस्ट हियर गाइस। होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो। थोड़ा सा सेशन हमारा ज्यादा हो गया है, तो आज के लिए हम यहीं ओवर करते हैं। और जो भी मैंने आपको ऑफर्स बताए हैं, एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट या जो भी है अच्छे से देख लीजिएगा हमारे वीडियो को पॉज करके, तो आपको सारे मिल जाएंगे। इसके बाद मैंने आपको सीजीएल का बता ही दिया है कि आपको कोर्स इफ यू वांट टू प्रिपेयर इट कंप्लीटली गाइस, ये आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोगों को पूरा कोर्स अच्छे से करना है विथ ग्रामर, पूरी ग्रामर आपको अच्छे से करनी है, प्लस आपको वोकैब अच्छे से करनी है, प्लस आपको कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से करना है, ठीक है, प्लस आपको क्लोज टेस्ट अच्छे से करना है। इतना काम आपको करना है फॉर द इंग्लिश पोर्शन। ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स होते हैं ग्रामर के, लेकिन 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वोकैब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज यू कैन सी कि 2 एंटो, 2 सिनो, 2 वन वर्ड, 2 इडियम फ्रेजेस पूछे गए हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड। आइदर 5 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन या 5 मार्क्स का क्लोज टेस्ट आपसे पूछा जाता है प्री में। मेंस में तो दोनों ही पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको जो है पूरा पूरा कवर करवाया जाएगा हमारे इस बैच में। तो आप एक बार इस बैच को जरूर लीजिएगा ताकि आप लोग पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सके, ठीक है। देन टेलीग्राम, अच्छा जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया है, आपको अगर ये चाहिए पीडीएफ तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिख जाएगी, द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वहां पे आपको ये पीडीएफ दिख जाएगी। एंड गाइज आप अगर आप लोगों को ये बैच लेना ही है तो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। द विनर्स इंस्टीट्यूट करके हमारा ऐप है, जहाँ पे आपकी क्लासेस होंगी, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको वहां मिल जाएंगे, बाकी भी एक्स्ट्रा चीजें आपको वहां से मिल सकती हैं। इफ यू वांट एनी अदर कोर्स तो आपको लाइव कोर्सेज, डेली लाइव क्लासेस, सब कुछ वहां पे आपको दिख जाएगा। डाउनलोड का ऑप्शन, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड नोट्स आपको सब अवेलेबल हो जाएंगे। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इसी के साथ आज मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, मैं ट्विंकल पुरस्वानी। होप सो आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। और कोई भी आपको दिक्कत होती है आइदर सिलेबस से रिलेटेड, आइदर किसी टॉपिक से रिलेटेड, आइदर ग्रामर से रिलेटेड, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों को वहां पे रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। अगर कोर्स की बात होती है तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी दैट इफ यू आर अ फ्रेशर, अब आपको कुछ भी नहीं पता, यू आर ब्लैंक, तो प्लीज एक बार सिलेबस पूरा अच्छे से पढ़िए एंड सी कि आप उसे कितना अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर हेल्प की जरूरत है तो वी आर हियर टू हेल्प यू गाइज। सो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। एंड हाँ, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो तब तक के लिए सी या गाइज, थैंक यू सो मच।